आइए सुप्रीम कोर्ट की बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और उसी क्रम में हम पढ़ लें जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र और शक्तियां क्या हैं। तो वी आर ऑलरेडी नोन दैट सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार और गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर भी है, सुपरवाइजरी पावर भी है। और सुप्रीम कोर्ट की शायद इन्हीं सारी शक्तियों को देख करके हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उनका नाम क्या था, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, क्यों नाम सुना है आपने? हाँ सुना। ये हमारे संविधान सभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इनके बारे में बड़ी अच्छी बातें कही हैं, डॉक्टर कमेटी के चेयरमैन साहब हमारे। और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में थोड़ा सा ये जाने कि ये लायर थे और उस समय ब्रिटिश हुकूमत में ये एडवोकेट जनरल थे, शायद मद्रास राज्य के महाधिवक्ता थे। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ये कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्ति है। The Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court of any part of the world। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय को जितनी शक्तियां हैं, अय्यर साहब ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को उससे ज्यादा शक्ति है। अब आप अगर देखेंगे व्यवहार में तो है भी, फेडरल कोर्ट की शक्तियां भी आ गई, अब अपीली शक्तियां भी आ गई, पहले चर्चा कर चुके हैं हम। और इसकी झलक हमें मिल जाएगी जब हम इसके जुरिस्डिक्शन और पावर की बात करेंगे। तो जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, a court of record, power of judicial review, constitution इंटरप्रिटेशन बता ही दिया, अदर पावर्स भी हैं, अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। हिंदी में कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। फेडरल कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट की ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में होता है तो उसको वो रिजॉल्व करें, उसको उस डिस्प्यूट का वो समाधान निकालें। डिस्प्यूट कितने तरह का होगा? तीन ही तरह का तो होगा। पहला ये होगा कि सेंटर एक तरफ हो, एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो। या ये हो सकता है कि सेंटर और कोई राज्य या कई राज्य एक तरफ हो या वन और मोर स्टेट दूसरी तरफ हो, इनके बीच में कोई विवाद हो। या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कोई डिस्प्यूट इस तरह का हो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स हो। तो इस तरह का अगर कोई भी विवाद है तो उसको रिजॉल्व करने का, उसका सलूशन निकालने का, उस डिस्प्यूट को सेटल करने का जो काम है वो फेडरल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है। ये मूल मतलब ओरिजिनल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव की हिंदी कहेंगे विशेष, ओरिजिनल का मूल। ये मूल भी है और विशेष भी है। ओरिजिनल क्यों है? ओरिजिनल इसलिए है कि ये अपील के थ्रू नहीं आएगा, नॉट इन वे ऑफ अपील, अपील के लिए नहीं आएगा। इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि इन द फर्स्ट इंस्टांस कर सकता है। इन द फर्स्ट इंस्टांस
सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डिस्प्यूट की हियरिंग कर सकता है, नॉट वे ऑफ अपील, यानी अपील के द्वारा नहीं आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल, मूल क्षेत्राधिकार। और एक्सक्लूसिव क्यों है, विशेष क्यों है? एक्सक्लूसिव इसलिए है कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, कोई और न्यायालय इस तरह के मामलों को हल नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव। एंड हियरिंग अगर इस तरह के डिस्प्यूट में इन द फर्स्ट इंस्टांस आएंगी, नॉट वे ऑफ अपील आएंगी, दैट इज व्हाई ओरिजिनल। ठीक, ये ओरिजिनल और ये बात हो गई मूल क्षेत्राधिकार के ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव होने की। लेकिन ऐसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दो बातें नहीं आएंगी। विवाद ऐसा होना चाहिए जिससे में कि कोई विधिक अधिकार, कोई लीगल राइट वेस्टेड हो, कोई इस तरह का डिस्प्यूट होना चाहिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जिसमें कोई लीगल राइट वेस्टेड हो, और दूसरा कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व न हो, कोई राजनीतिक प्रश्न इसमें समाहित न हो। ये दो बातों की ध्यान रखना, यहां जो राजनीतिक प्रश्न न हो और विवाद ऐसा हो जिसमें कि कोई विधिक अधिकार निहित हो, ये दो बातें। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इंटरटेन नहीं करता। तो पहला तो यही है कि अगर कोई इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको नहीं इंटरटेन करेगा। अगर कोई इस तरह का केंद्र और राज्य के बीच किसी खर्चे को लेकर के, पेंशन्स को लेकर के कोई समझौता हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेंशन्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हुआ है, कोई इस तरह का समझौता हुआ केंद्र और राज्यों के बीच में कि किसी खर्चे और पेंशन के बंटवारे से संबंधित है, तो भी नहीं सुनेंगे। या कोई ऐसा इशू है जो कि नागरिक लेकर के, सिटीजन लेके आता है, कहता है केंद्र और राज्य के विरुद्ध उसको कोई शिकायत है, वो आता है कहता है कि हमारे बात को सुनिए, इट कैन नॉट बी इंटरटेन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करी। नागरिकों के द्वारा राज्य और केंद्र के विरुद्ध अगर कोई लाया गया मैटर है तो उसको भी नहीं इंटरटेन करेगा। और अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, सनद है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, सच इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंगेजमेंट है, उसको भी नहीं इंटरटेन करेगा। कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, नहीं इंटरटेन करेगा, उसके लिए अलग व्यवस्था है। कोई इस तरह का मैटर है जो हमारे वित्त आयोग को ऑलरेडी रिफर किया जा चुका है, तो क्या जरूरत है इसको देखने की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसको भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। या केंद्र सरकार, या कोई ऐसा ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है किसी कमर्शियल मैटर का, किसी वाणिज्यिक मामले में कोई साधारण वाद है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इंटरटेन नहीं होगा। या किसी राज्य को ऐसी कोई क्षति हो गई है, कोई रिकवरी है, डैमेज है, वो जाता है सेंटर के पास जाकर के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जाता है, कहता है अरे भैया इनके ये चलते हमारा ये नुकसान हो गया, जाकर के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कहता है ये सेंटर के खिलाफ हमारा क्लेम है, ये इंटरटेन नहीं होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो क्या इंटरटेन होगा ये तो अब जान गए, क्या नहीं होगा इसमें कई बातें हैं। पहला कि इंटर स्टेट एग्रीमेंट जो है, सॉरी इंटर गवर्नमेंट, आपका जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है वो इंटरटेन नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, अगर कोई ऑर्डिनरी कहते हैं आपको कि डिस्प्यूट है जो कमर्शियल वाणिज्यिक मामलों से रिलेटेड है, वो नहीं इंटरटेन होगा। तीसरा ये है कि केंद्र और राज्य के बीच एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन्स है, यानी अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, समझौता है, या कोई सेटलमेंट हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है केंद्र और राज्य के बीच कुछ खर्चों को लेके, पेंशन को लेके, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं सुना जाएगा। 3 हो गया। चौथा हमने बताया कोई नागरिक अगर जाता है, कोई सिटीजन जाता है, नागरिक द्वारा केंद्र और राज्य के विरुद्ध कोई मामला, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं सुना जाएगा। और कोई इस तरह का डिस्प्यूट है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई सनद है, कोई इंगेजमेंट है, तो या कोई इस तरह टाइप का कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है, तो उस पर नहीं होगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हम लोगों ने देखा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इंटरटेन नहीं होगा। और कोई ऐसा मैटर है जिसको कि ऑलरेडी वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को रिफर किया जा चुका, वो इंटरटेन नहीं होगा।
और अगर कोई इस तरीके के डैमेजेस हैं, कोई क्लेम है, कोई रिकवरी है जो बाई स्टेट है, कहता है वो सेंट्रल के खिलाफ कहता है कि नहीं अगेंस्ट जाता है, तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं एंटरटेन होगा। इतनी बातें हैं। तो ये बातें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हो गई। ये भी जान लें कि सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल आया था और 1961 में वेस्ट बंगाल आया था, क्योंकि 1957 में एक कोल बियरिंग एरिया एक्ट बनाया था सेंटर ने, शायद 1957 में बनाया था। कोल बियरिंग एरिया एक्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे कोयला खदान क्षेत्र, कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया था 1957 में। तो वेस्ट बंगाल को इस पे आपत्ति थी, तो वेस्ट बंगाल गया था जो है सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। ये पहला मामला है, याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मूल क्षेत्र अधिकार में कौन सा वाद था, 1, 2, 3 याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल था। और मामला यूं था कि एक कोल बियरिंग एरिया एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1957 में बनाया था, उससे वेस्ट बंगाल राज्य को आपत्ति थी, तो 1961 में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। बट रिजल्ट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, डिसमिस्ड कर दिया था, और जो सेंट्रल का जो ये एक्ट था इसको अपहोल्ड कर दिया था। ये हो गई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बातें। अब हम देखते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, हमें पता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और डिफेंडर बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का डिफेंडर और गार्जियन है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए एम्पावर है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने की स्थिति में वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए 5 रिट्स, 32 पढ़ते समय हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, पीछे आप देख सकते हैं, 5 रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन सी हैं आप जानते हैं, हैबियस कॉर्पस, मंडामर, सर्सेरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। 5 रिट इशू कर सकता है। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है। यहां एक बात ध्यान देने की बात यह है कि यहां पे ये जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, ये आप इससे कहें एक्सक्लूसिव नहीं है। जिस तरीके से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव था, यहां ये रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कॉन्करेंट है विद हाई कोर्ट। यानी सिटीजन के पास चॉइस है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। 32 और 226, तो ये कॉन्करेंट पावर है। अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। यहां एक ध्यान देने की बात ये है कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान दीजिएगा कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसी के इन्फोर्समेंट के लिए जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उस पर 5 रिट्स इशू कर सकता है। यहां रिट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। बट इन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, और फॉर अदर पर्पसेस, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भी रिट इशू कर सकता है। दैट्स व्हाई द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा, अगर कहीं एग्जाम में दे दी ये ऐसा है तो सोचिएगा सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है यार। ध्यान दीजिएगा, रिट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज वाई, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के अलावा ही कैन आल्सो इशू रिट फॉर अदर पर्पसेस। ठीक, ये बात है यहां पे। एससी को किसी और मामले पे भी
एससी सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू करेगा 32 के अंतर्गत, बट 226 में फॉर अदर पर्पसेज भी रिट इशू हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस जुरिस्डिक्शन। हाँ, याद रखिएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव था, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हाई कोर्ट के साथ इसकी संगतियां हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो हमारे फेडरेशन के यूनिट थे उन्हीं के बीच में कोई डिस्प्यूट होता था, वो आता था, बट दिस जुरिस्डिक्शन में सिटीजन वर्सेस स्टेट होगा। ये हो गई रिट जुरिस्डिक्शन की बात। और अब हम देखते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलेट जुरिस्डिक्शन में चार बातें। किस तरह की अपील? हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली एक कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट वहां पे कोर्ट अपने जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके वहां से अगर कोई जजमेंट है, कोई ऐसी पार्टी है जो कि उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपनी अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट आती है। और मेन काम इसका मुख्य कार्य एक ये भी है कि ये अपीलीय न्यायालय है। जिस तरीके से आजादी के पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करता था, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये एपेक्स कोर्ट ऑफ लैंड है। तो यहां इस लोअर कोर्ट्स की जो अपील है वो यहां पे इसको सुनने का अधिकार है। और यहां अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अपील कितनी है? 4 हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, कोई सिविल मैटर होगा, कोई क्रिमिनल मैटर होगा, या एक अपील बाई स्पेशल लीव है। 4 तरह की अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अपीलीय क्षेत्राधिकार में पहला हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा सिविल मैटर्स पे, तीसरा क्रिमिनल, और चौथा क्या है? क्या है चौथा? हाँ भाई, स्पेशल लीव। ये 4 तरीके से अपील हो सकती है। पहली संवैधानिक मामलों में अगर हाई कोर्ट इस बात को सर्टिफाई कर देता है कि इस केस में कोई ऐसा मैटर है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइड, अगर हाई कोर्ट इस बात को सर्टिफाई कर देता है कि इसमें कोई जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और विच रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा। अगर कोई अग्राही पार्टी जाके कहती है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और ये दिया गया जो जजमेंट दिया गया था वो सही नहीं है, रॉन्गली डिसाइड किया गया है, तो ये लेके जाती है और हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि ये सब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, दैट इसके में संवैधानिक किसी उपबंध के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। सिविल मामलों में अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि द केस, हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, प्रमाणित कर दे, हाई कोर्ट सर्टिफाइज केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, इसमें कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो जनरल इंपॉर्टेंस का है, या दूसरी चीज ये सर्टिफाई कर दे कि द क्वेश्चन नीडेड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सब मामला है कि जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो सिविल मामले में हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और ओरिजिनली ऐसा होता था कि जो 20,000 तक के सम ऑफ 20,000 के जो मामले होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। और कायदे से सोचिए तो ये मॉनेटरी लिमिट लगाना एक तरीके से न्याय पे रोक लगाने जैसा था, बट थैंक्स कि आफ्टर 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1972 the monetary limit of 20,000 was removed। ठीक। तीसरा, हाई कोर्ट ने किसी एक्यूज पर्सन का जो इक्विटल का आदेश था, किसी एक्यूज पर्सन के दोष मुक्ति के आदेश को रिवर्स कर दिया, उसको सजाए मौत दे दी। हाई कोर्ट में किसी केस में
जिसे एक्यूज को दोष मुक्ति कर दिया गया था किसी लोअर कोर्ट के द्वारा किसी मैटर में, वहां एक्यूज को क्या कर दिया, वहां एक्यूज को क्या कर दिया, केस चला और सजाए मौत दे दी। ऐसा मामला अगर है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरी कंडीशन यह है कि हाई कोर्ट ने अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस अपने यहां मंगा लिया, मंगाने के बाद क्या किया कि आरोपी को दोषित कर दिया और सजाए मौत दे दी। किसी केस में अपने लोअर कोर्ट से ये अधिकार है, उसको अपने लोअर कोर्ट से केस को अपने यहां मंगा लिया, उसका कन्विक्शन किया और उसको दोषित करके उसको सजाए मौत दे दी, डेथ सेंटेंस दे दिया। अगर इस तरह के दो मामले हैं तो इसमें हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट होगी, ये उसका जो है राइट है, अधिकार हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर जो है सर्टिफाई करे कि ये ऐसा केस है, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, ये कह दे कि सर्टिफाइड दैट द केस फिट फॉर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा केस है भैया, ये वैसा फिट केस है कि इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, तीसरा तब होगा। इन तीन कंडीशन में क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यही बात है क्रिमिनल लॉ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 1970 में इस जुरिस्डिक्शन को, जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का था, इसको लॉन्च किया गया। पहले हमने बताया कि यह था कि किसी व्यक्ति को कोई दोषित हो गया था, इक्विटल हो गया था, उसको बुलाया, उस केस को हाई कोर्ट ने कन्विक्शन करके उसे सजाए मौत दे दी। लेकिन 1970 के इनलॉजमेंट के बाद क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में यह कर दिया गया कि अगर किसी इक्विटल को, किसी दोष मुक्ति के आदेश को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, अगर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया या 10 साल की सजा दे दी तो भी वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। 1970 के बाद ये बदलाव हो गया कि अगर इक्विटल के आदेश को हाई कोर्ट ने पलट करके, सजाए मौत नहीं, पहले सजाए मौत था, अब अगर आज लाइफ इंप्रिजनमेंट था या 10 साल की जेल थी तो भी जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील कर सकता है, ये उसका राइट है। दूसरी कंडीशन ऐसे ही था कि अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस को मंगाया और अब उसको किसी एक्यूज पर्सन को दोषित किया और उसे सजाए मौत दे दी। 1970 के बाद उसमें भी हो गया सजाए मौत की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया और 10 इयर्स। अगर अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी केस को मंगा के हाई कोर्ट किसी एक्यूज पर्सन को दोषित करके उसे 10 साल या लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास देता है तो भी द केस इज फिट फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट। और तीसरी कंडीशन जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि सर्टिफाइज, अगर ये हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि द केस इज फिट फॉर द हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो भी जो है इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मामले की सुनवाई कर सकता है। और तीसरा है भाई स्पेशल लीव, और स्पेशल लीव विशेष अनुमति के द्वारा। यहां यह भी जान लें कि सिविल मैटर यानी सिविल मामलों में जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 133 133 देखता है। क्रिमिनल मामलों पे जो अपील की सकती है सर्वोच्च न्यायालय में वो 134 देखता है। और 136 एग्जाम में बहुत आता है, स्पेशल लीव की बात हो रही है, विशेष इजाजत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील। ये बड़ी रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में अभी बात हो रही थी ना सुप्रीम कोर्ट के पास अल्लादी कृष्णन साहब की, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब की, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है दुनिया के किसी भी न्यायालय से ज्यादा, सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्ति है। तो ये बात सही है। आप देखिए कि ये जो विशेष अनुमति है ये इसका डिस्कशन है, ये डिस्कशन है इनका। अगर ये चाहे सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी मामले में, और यहां तक कि
ऐसा कोई मामला जिसमें कि जजमेंट जो है इंटरलोकेटरी हो या फाइनल हो, यानी अंतिम हो या अंतरिम हो, वहां पे भी जो है ग्रांट कर सकती है इस तरह का, जो कि आप आइए स्पेशल लीव आपकी इंटरटेन की जाएगी। और ये यही नहीं है स्पेशल लीव की आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर में हो, ये रेवेन्यू से भी रिलेटेड हो सकती है, ये एडवोकेट से रिलेटेड भी हो सकती है, ये कोई जितने भी मैटर्स हैं रेवेन्यू के हैं या आपके इनकम टैक्स के हैं, किसी भी तरह के इशूज पे हो, उस पे स्पेशल लीव की इजाजत 136 के अंतर्गत, याद रखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है कि वो विशेष अनुमति के द्वारा किसी ऐसे मामले पे इट कैन ग्रांटेड एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी, और ये किसी भी इशूज पे, रेवेन्यू का हो, इनकम टैक्स का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, या कोई किसी भी तरह का मैटर हो, सारे मैटर इसमें इंटरटेन हो सकते हैं। और एक बात ये भी कि ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के खिलाफ ही अब अपील हो, देश भर के किसी भी न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल, कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन हो उसी पे स्पेशल लीव की इजाजत मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, तो ये स्पेशल पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत कासन के साथ और बहुत रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही यूज करता है। ये बात हो गई स्पेशल लीव की 136 की। और अब हम थोड़ा सा जल्दी से देख लें ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये हम जानते हैं कि सॉरी हमारा चौथा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अभी तीन ही तो हम पहुंचे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का 143 डील करता है। 143 में 2 क्लाज हैं। इसमें यह व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति साहब को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न है, जो प्रश्न 2 ही होंगे, फैक्ट के होंगे या लॉ के होंगे, या विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न है जो आ गया है या आने वाला है, जो इतने महत्वपूर्ण का है कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की राय जाननी आवश्यक है, तो ऐसा मामला वह सर्वोच्च न्यायालय को उसके एडवाइस के लिए, सलाह के लिए रिफर कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय जैसा उचित समझे, एज ही थिंक्स फिट, उसकी सुनवाई करेगा और उस पर अपनी ओपिनियन देगा। यही दोनों मामले हैं कि अगर कोई ऐसा विषय है, विषय 2 होगा, लॉ का होगा, विधि का होगा या तथ्य का होगा, लॉ या फैक्ट का है, और कैसा है, अब पब्लिक इंपॉर्टेंस है, लोक महत्व का ही होगा, विच हैज एरिजन, जो खड़ा हो गया है, और लाइकली टू अराइज, या आने वाला है। अगर राष्ट्रपति साहब को ऐसा लगता है, उस पे उनकी राय में कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना आवश्यक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए उसको भेज देंगे, और सुप्रीम कोर्ट जैसा उचित समझे, एज ही थिंक्स फिट, अपनी हियरिंग करेगी, सुनवाई करेगी और देगी, अपनी ओपिनियन देगी। बट ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो एडवाइस टेंडर कर सकता है, मे टेंडर एंड मे नॉट टेंडर। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति साहब ने एडवाइस मांगी तो दे ही दे, कोई जरूरी नहीं है, मे टेंडर मे नॉट, मे रिफ्यूज, मना कर सकता है, नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। और अगर कोई ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी तो राष्ट्रपति उसको माने या ना माने उसके ऊपर भी है, वो भी एडवाइजरी है भाई, एडवाइजरी मानने के लिए एडवाइस मानने के लिए बात थोड़ी है। बट इन सेकेंड के सर्कमस्टांसेस वेयर 143 का जो दूसरा आर्टिकल है, सब आर्टिकल है, इसमें यह है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो आ गया है, खड़ा हो गया है, जिसमें कि एराइजिंग आउट, जिसमें कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, सनद है, एंगेजमेंट है, या कोई सच अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसके संबंध में अगर प्रेसिडेंट साहब ने कोई 143(2) के अंतर्गत अगर कोई राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस को मस्ट टेंडर देगा ही देगा।
पहले वाले में ये था कि मे गिव मे रिफ्यूज, दे सकता है नहीं दे सकता। लेकिन दूसरे वाले में अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रीटी है, सनद है, एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट है, या इस तरह का कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ है उस समय, उस पे अगर कोई राय राष्ट्रपति साहब सर्वोच्च न्यायालय से मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। बट इन बोथ केसेस ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है कि उसको माने या न माने। लेकिन ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अगर एडवाइस देता है या राष्ट्रपति कोई एडवाइस मांगता है तो दोनों की ग्रेविटी होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दी भी जाती हैं और मानी भी जाती हैं। बट संवैधानिक दृष्टि से ये कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस टेंडर की, इट्स नॉट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ये एडवाइजरी है, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। ये रही 143 की बात, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, इसमें दो बातें हैं। बहुत एग्जाम में ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ पावर एक्ट है, कंटेम्प्ट करने का, वो आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वेट जुरिस्डिक्शन, याद रखिएगा ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो है ये है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये इसकी एविडेंटरी वैल्यू है, ये देश भर के किसी भी न्यायालय में एविडेंटरी रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये लीगल प्रेसिडेंट्स के रूप में, लीगल रेफरेंसेस के रूप में सारे न्यायालयों में प्रस्तुत होते हैं। तो इनके जजमेंट का बड़ा महत्व है। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कि अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो उसको उसकी सजा देने का अधिकार है। अवमानना भी दो तरीके की होगी, सिविल अवमानना होगी, आपराधिक अवमानना होगी। सिविल कंटेम्प्ट में ये है कि अगर कोई न्यायालय का आदेश है, डिग्री है, डिसीजन, आपका हटाओ इसको ले जाओ यार, तो अगर आप विलिंगली स्वेच्छापूर्वक अगर आप जो है किसी आदेश को, किसी डिग्री को, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को अवहेलना करते हैं तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। और अगर आप अपने किसी प्रकाशन के द्वारा, अपने किसी कृत्य के द्वारा न्यायालय को कमतर आंकते हैं, न्यायालय को बदनाम करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया में किसी तरीके की रुकावट डालते हैं, हिंड्रेंस डालते हैं, बाधा डालते हैं, या न्यायिक प्रक्रिया को किसी तरीके से आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो ये आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। और कंटेम्प्ट की सजा क्या है? साधारण 6 महीने का कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का साधारण, 6 महीने का 6 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फाइन कितनी? अप टू 2000 रुपए तक, और बोथ दोनों। ये कोर्ट के ऊपर है क्या लगावे। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो कंटेम्प्ट के लिए ये सजा देने की, पनिशमेंट की पावर है, ये मेरी ही नहीं है, ये हाई कोर्ट की है। देश भर के सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को अपने अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। और दंड क्या आप जान गए? 6 महीने की जेल, सिंपल कारावास, साधारण कारावास, रिजर्व नहीं, और अर्थदंड पेनाल्टी अप टू 2000 रुपए, 2000 तो है ना, अप टू 2000 रुपीज है, 2000 रुपए तक कर दीजिए, या बोथ, या दोनों। ये हो गई बात आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। पावर ऑफ जुडिशियल लेवल पढ़ ही लिए कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वो देखे कि अगर कोई ऐसा कानून केंद्र या राज्य बनाती है जो संविधान के दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध है, उल्लंघन करते हैं, तो उसको वो नल और वाइड घोषित कर सकती है। ये पीछे है, इसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, सर्वोच्च न्यायालय अपना डिसीजन दे देते समय संवैधानिक किसी शब्दों की, किसी तथ्यों की व्याख्या करते समय बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यूज करता है। जैसे अब देखे होंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस। इसी तरीके से जो तमाम सिद्धांत हैं उनका प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट करती हैं, या अन्य अदालतें भी करती हैं। अदर पावर्स के बारे में आप जानते हैं,
कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ये आप तो पढ़ चुके हैं कि अगर जैसे आप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में है, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा अगर उनके इलेक्शन के संबंध में कोई बात खड़ा होता है। 137 है, 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की पावर है, वो अपने किसी दिए हुए जजमेंट का पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो 137 पावर है। अदर्स पावर में जान ही रहे कि सुपरविजन का पावर है, किसी केस को अपने पास मंगा के सुन लेना, किसी बात को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर देना, ये सारी पावर है इनके पास। सुपरविजन की हो गई है, केसेस को इधर से उधर करना। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में अगर कोई इस तरह के मिसबिहेवियर की बात है तो उसको जांच करके राष्ट्रपति को एडवाइस देता है, राष्ट्रपति उसको मानने को बाध्य है। तो ये अदर्स पावर है। संक्षेप में यही बातें हैं, बाकी आप पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।